हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशरी क्रैकर। एविडेंस एक्ट कॉन्सेप्ट सीरीज पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत छोटा है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास है। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी या प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी के नाम से भी जानते हैं। हम इसे बोल सकते हैं कि रेलिवेंसी ऑफ कॉन्स्पिरेसी एविडेंस। अगर दो पर्सन आपस में कॉन्स्पिरेसी करते हैं कोई एक्ट, अनलॉफुल एक्ट कमिट करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा एविडेंस, कौन से फैक्ट्स या कौन सा चीज़ जो होगी वो रिलेवेंट फैक्ट होगी, और वो कब एक दूसरे के अगेंस्ट में किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे सेक्शन 10 को विथ केस लॉज। दो इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हम देखेंगे जो आपको सेक्शन को समझने में हेल्प करेंगे कि फैक्ट्स को, कौन से फैक्ट को रिलेवेंट माना गया, कौन से फैक्ट्स को रिलेवेंट नहीं माना गया। और साथ ही हम देखेंगे सेक्शन 10 के एसेंशियल्स पॉइंट जो आपको बताएगा कि सेक्शन 10 का यूज़ कब आएगा और कब सेक्शन 10 का यूज़ नहीं आएगा। सेक्शन 10 को यूज़ करने में बहुत से स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। वो हर एक कॉन्स्पिरेसी के केस में सेक्शन 10 का अप्लाई कर देते हैं, रिलेवेंस कर देते हैं, और यहीं पे हमारा जजमेंट राइटिंग में भी दिक्कत हो जाती है, गलत हो जाता है। प्रीलिम्स में होता ही होता है, मेंस में जजमेंट राइटिंग में भी हम यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो ये मिस्टेक नहीं करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करिए। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 10 के अंदर हम कौन से फैक्ट्स को रिलेवेंट फैक्ट मानते हैं, या सेक्शन 10 का पर्पस क्या है हमारे फैक्ट्स को रिलेवेंट बनाने का। सेक्शन 10 के अंदर जो है हम दो चीज़ों के फैक्ट्स को देखते हैं कि हम कौन से फैक्ट्स को रिलेवेंट फैक्ट बना सकते हैं, या ऐसी कौन सी दो चीज़ें हैं जिनका रिलेवेंस हम दे सकते हैं केस के अंदर। सबसे पहले निकलता है कि क्या एग्जिस्टेंस थी या नहीं थी कॉन्स्पिरेसी की, वेदर देयर वॉज एन एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी और नॉट। क्या कॉन्स्पिरेसी दो पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में एग्जिस्टेंस में थी या नहीं थी। सेकंड, क्या वहाँ पे कोई पर्सन जो है उसका मेंबर है या नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क। हम दो चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। एक, क्या एग्जिस्टेंस कॉन्स्पिरेसी में थी दोनों पर्सन के बीच में, ये प्रूव करने के लिए, ये एग्जिस्टेंस शो करने के लिए हम रिलेवेंट फैक्ट, जो फैक्ट होते हैं वो हम रिलेवेंस दे सकते हैं सेक्शन 10 के अंदर। दूसरा, क्या कोई पर्सन उसका मेंबर था या नहीं था, ये रिलेवेंसी दिखाने के लिए हम सेक्शन 10 का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा हम यूज़ नहीं कर सकते सेक्शन 10 का। तो आइए देखते हैं सेक्शन 10 को। सबसे पहले ये बताता है कि जब रीजनेबल ग्राउंड रहता है, सेक्शन 10 हमें क्या बताता है कि जब रीजनेबल ग्राउंड अवेलेबल रहता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने कॉन्स्पायर किया है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने कॉन्स्पायर किया है कोई पर्सन पर्सन ने ऑफेंस कमिट करने के लिए। अब यहाँ ध्यान में रखना, ये जो ऑफेंस है ये अनलॉफुल अनलॉफुल एक्ट भी हो सकता है, ठीक है, या लॉफुल एक्ट हो सकता है जो अनलॉफुल मीन्स के द्वारा किया गया है। डिफरेंस है। एक, आप जब अनलॉफुल एक्ट करते हो, ऑफेंस में क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी, दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी यहाँ, कोई अनलॉफुल एक्ट, कोई लॉफुल एक्ट जो आप अनलॉफुल मीन्स के द्वारा कर रहे हैं। यानी हम क्या बोलते हैं, सिंपली ये डेफिनेशन हम किसे बोल सकते हैं, कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन है। तो अभी सेक्शन 10 पे वापस आते हैं। सेक्शन 10 क्या कहता है कि जब रीजनेबल ग्राउंड है, या कि दो या दो से ज़्यादा लोग ने कॉन्स्पायर किया है, कॉन्स्पिरेसी की है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, ये तो हो गया पहली चीज़। दूसरी फिर बोलेंगे कि ऐसे पर्सन ने जो भी बोला, लिखा या कोई भी एक्ट किया है उनके कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में, उनके सामान्य उद्देश्य, सामान्य इरादे के अंतर्गत आगे उसको अचीव करने के लिए जो भी काम उन्होंने किया है, वो सबका सब रिलेवेंट फैक्ट होगा। एक, किस चीज़ के लिए, एक कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्टेंस में थी या नहीं थी, दूसरा कि क्या पर्सन उसका मेंबर था या नहीं था कॉन्स्पिरेसी का। ये दो चीज़ें हमने पहले ही डिस्कस कर ली। सेक्शन 10 को अगर इन नट शेल, एक अगर छोटी सी स्वीट दो लाइनों में बोला जाए, स्वीट एंड शॉर्ट, तो बोलता है कि जब कोई रीजनेबल ग्राउंड अपीयर होता है कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने कॉन्स्पिरेसी की है कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो कोई भी जो मेंबर्स है उन्होंने कुछ भी बोला हो, लिखा हो या कोई एक्ट किया हो किसके फर्दरेंस में, कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए, तो वो सारे फैक्ट्स रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे। वो सारे फैक्ट रिलेवेंट फैक्ट हो जाएंगे किस चीज़ को करने के लिए, पहला कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, दूसरा कि पर्सन उसका पार्टी था या नहीं था, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए वो सारे फैक्ट सेक्शन 10 के अंदर रिलेवेंट हो जाएंगे। अब हम बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा शायद कि कॉन्स्पिरेसी की डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है कि जब एक एग्रीमेंट आप आ रहे हो, दो या दो से ज़्यादा पर्सन, जिसमें आपने किस चीज़ पे एग्री किया है, कोई अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, अनलॉफुल एक्ट करने के लिए या लॉफुल एक्ट करने के लिए अनलॉफुल मीन्स के द्वारा।
तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिरेसी टर्म देते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस जो प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ना, इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं जो सेक्शन 10 के अंदर है, डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी क्यों बोला जाता है, ये रीज़न समझिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी सेक्शन 10 को बोला जाता है। इसके डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन कंस्पायर करते हैं ना, टू और मोर पर्सन कंस्पायर करते हैं कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, तो जो सारे पर्सन जो है ना वो एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं सेक्शन 10 के अंदर। जो भी पर्सन जो होते हैं कॉन्स्पिरेसी का मेंबर, वो एक दूसरे का एजेंट माना जाता है। और ईच कॉन्स्पिरेटर, हर एक पर्सन, ईच एजेंट, या बोल दो आप ईच एजेंट बोल सकते हो, ईच कॉन्स्पिरेटर बोल सकते हो, ईच पर्सन या ईच मेंबर टू द कॉन्स्पिरेसी जो होता है, वो एक दूसरे के किए गए एक्ट के लिए लायबल होता है कि उसके साथी कॉन्स्पिरेटर ने, उसके साथी ने क्या एक्ट किया उसके लिए वो लायबल होगा। इसीलिए इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी बोला जाता है। फिर से देखिएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी क्यों बोला जाता है, कि इसके अंदर जो मेंबर्स है, जो दो या दो से ज़्यादा पर्सन कंस्पायर कर रहे हैं 10 के अंदर, वो सब के सब जो है ऑफेंस कमिट करने के लिए एजेंट माने जाते हैं एक दूसरे के। क्या माने जाते हैं, एजेंट माने जाते हैं एक दूसरे के, ईच अदर। और जो भी सारा कॉन्स्पिरेटर, इसके साथी पर्सन जो काम करते हैं, उसके एक्ट्स के लिए ये सारे पर्सन लायबल होते हैं जो भी कॉन्स्पिरेसी के मेंबर होते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एजेंसी। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंडीशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से समझना कि सेक्शन 10 का क्या कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए सेक्शन 10 को अप्लाई करने के लिए। सेक्शन 10 के अंदर फैक्ट्स का रिलेवेंट फैक्ट को कोर्ट कब रिलेवेंट मानेगा, अगर ये चार कंडीशंस फुलफिल हो रही है, तो अगर ये चार कंडीशन एग्जिस्टेंस में है तो ही कोर्ट उन कंडीशंस को मानेगा। सबसे पहले ये है कि प्राइमा फेसी एविडेंस होना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी हुई है। आपको लगना चाहिए, एक्यूरेट एविडेंस होने की ज़रूरत नहीं है जो प्रूव करे कि सर कॉन्स्पिरेसी हुई ही है। आपको सिर्फ एक प्राइमा फेसी, पहली नज़र में लगना चाहिए कि, पहली नज़र में लगना चाहिए कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, इन पर्सन ने बीच में कॉन्स्पिरेसी की है, एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में, इन दोनों ने एग्री किया है। सेकंड है कि जो भी वो लोग बोलेंगे, लिखेंगे, करेंगे, ये जो भी यूज़ होगा ना, ये उस वक्त यूज़ होगा उसके बाद। सेकंड चीज़ वापस समझिए, जो भी वो लोग बोलते हैं, सेड, डन और रिटन, जो भी वो लोग बोलेंगे, लिखेंगे या कोई एक्ट करेंगे, जब उन्होंने इंटेंशन को अचीव करने के लिए, उसके बाद से ही वो वैलिड होगा। मान लीजिए पर्सन ने एग्री कर लिया है कि आज हम एग्री करते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम उसका मर्डर करेंगे, हम ये प्लानिंग करते हैं, आज हम दो पर्सन ए और बी जो है वो एग्री करते हैं कि वो एक्स का मर्डर करेंगे। तो ये जो भी जो बोल रहे हैं ना हम, एनीथिंग सेड, डन और रिटन, जो भी वो लोग लिखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, ये आज की डेट के बाद के जो भी बोलेंगे, लिखेंगे, करेंगे, वो ही वैलिड होगा, उससे पहले का नहीं होगा। कॉन्स्पिरेसी से पहले मैंने क्या चीज़ की है, क्या नहीं की है, मैंने उसको लेटर लिखा है, उसको प्रपोजल लेटर भेजा या कुछ भी उस पर प्लानिंग रखी है, वो सारे लेटर सेक्शन 10 के अंदर रिलेवेंट नहीं होंगे। जिस दिन हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, हमने एग्री किया, एक दूसरे की कंसेंट दी है, उस दिन के बाद से जो भी लेटर्स मान लीजिए हमारे बीच में एक्सचेंज हुए हैं, जो भी हमने एक्ट किया है, वो सारे के सारे ही सेक्शन 10 में रेलेवेंट होंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सेक्शन 3 आता है, मतलब थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि जो भी एक्ट या स्टेटमेंट जो होंगे ना, वो कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए बताया जाएगा, या फिर बताया जाएगा कि पर्सन इसका पार्टी है कॉन्स्पिरेसी का। यानी ये पॉजिटिव असर्शन शो करता है, ये पॉजिटिव असर्शन शो करेगा कि पर्सन इस चीज़ में इंक्लूड था। आप सेक्शन 10 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ये इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, आप सेक्शन 10 के अंदर नेगेटिव एविडेंस नहीं दे सकते कि कोई पार्टी कॉन्स्पिरेसी का मेंबर था या नहीं था, कोई भी पर्सन कॉन्स्पिरेसी का मेंबर था या नहीं था। तो आप इस चीज़ का सेक्शन 10 में एविडेंस नहीं दे सकते हैं। सेक्शन 10 में है पॉजिटिव असर्शन, नेगेटिव असर्शन ये नहीं देता है, अलाउ ही नहीं करता है। इसीलिए सेक्शन 10 में कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए कि जो भी एक्ट और स्टेटमेंट जो आप दे रहे हो ना, आप कॉन्स्पिरेसी के एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए दे रहे हो। दूसरा, शो करने के साथ ही साथ कोई पर्सन इसका मेंबर है, इसी के लिए ही आप ये सेक्शन 10 के अंदर फैक्ट्स या एक्ट या स्टेटमेंट जो होंगे वो रिलेवेंट होंगे। अगर आप एक्ट और स्टेटमेंट इस चीज़ के लिए शो करने के लिए दे रहे हैं, सर इसने मना कर दिया था, ये एग्री नहीं किया था, इसने डिनाई कर दिया था कि ये मेंबर नहीं है, तो आप इस चीज़ का इस चीज़ का एविडेंस सेक्शन 10 के अंदर फैक्ट जो होंगे वो रिलेवेंट फैक्ट नहीं होंगे। लास्ट पॉइंट है सेक्शन 4 का, लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो भी हम लोग बोल रहे हैं, लिख रहे, कर रहे हैं ना, वो कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में प्रूव भी की जा सकती है, जब उसके एब्सेंस में भी अगर कोई चीज़ बोली गई हो।
ज़रूरी नहीं है कि एक्स और वाई दो पर्सन हैं, तो इन दोनों के आमने सामने इनके प्रेजेंट में मान लीजिए एक्स वाई जेड है, तो अगर एक्स और जेड ने कुछ बात करी है ना, तो वो भी वाई के अगेंस्ट में प्रूव की जा सकती है, चाहे वाई उस वक्त प्रेजेंट था या नहीं था, उन्होंने चाहे प्लानिंग कैसी भी की हो नहीं की हो, तो वो भी वाई के अगेंस्ट में प्रूव की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड का तीनों का एग्जिस्टेंस प्रेजेंस एक ही जगह होना ज़रूरी है कोई भी चीज़ के एक्ट के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, लिखने के लिए। इंडिविजुअली भी अगर लोगों ने एब्सेंस में आपस में कुछ अगर बोला है, लिखा है, किया है, तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट में रिलेवेंट होगा। तो सेक्शन 10 की कंडीशंस क्या है, चार वापस देख लीजिए। प्राइमा फेसाई एविडेंस होना चाहिए, प्राइमा फेसाई एविडेंस। सेकंड जो होना चाहिए ना, इंटेंशन, जिस दिन आपने ओके कर दिया, जिस दिन आपने एग्रीमेंट को ओके कर दिया, आपने अपनी कंसेंट दे दी, उस दिन के बाद से जो भी एक्ट, कंसेंट, आपने जो भी एक्ट किया है, लिखित किया है, रिटर्न किया है, आपने कुछ बोला है, लिखा है, वो सारे का सारा उस दिन के बाद का रेलेवेंट होगा। और दूसरा, ये ज़रूरी तीसरा पॉइंट आप ले लीजिए कि ये जो भी एक्ट ऑफ स्टेटमेंट यूज़ होंगे ना, ये कॉन्स्पिरेसी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए शो करेगा, और साथ ही साथ पॉजिटिव असर्शन देगा कि एक पर्सन जो है उस कॉन्स्पिरेसी का मेंबर है। और लास्ट पॉइंट जो हम एसेंशियल कंडीशन है कि अगर किसी के एब्सेंस में भी, कोई कॉन्स्पिरेटर की एब्सेंस में भी किसी पर्सन ने कुछ बोला है, लिखा है या कोई काम किया है, तो वो भी दूसरे के अगेंस्ट में रिलेवेंट होगा। उसकी एब्सेंस में जो भी बोला गया, उसकी बिना नॉलेज के भी, वो भी उसके दूसरे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में प्रूव किया जा सकता है सेक्शन 10 के अंदर। तो ये थी एसेंशियल कंडीशंस। अब हम देखेंगे दो केस लॉस। तो सबसे पहले केस लॉ हम देखेंगे मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर। मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर अच्छा केस है, ये थोड़ा ट्विस्टेड केस है। इसमें कोर्ट ने पार्टली कुछ चीज़ों को रेलेवेंट माना था, कुछ को नहीं माना था, तो आप ये ध्यान से समझिएगा। इस केस के अंदर क्या हुआ था कि डब्लू, जो मान लीजिए एक्स की वाइफ थी, ठीक है, उसने बी के साथ मिलके एक्स का मर्डर करने का प्लान किया, कॉन्स्पिरेसी की। डब्लू और बी ने साथ में मिलके कंसेंट, जो एक्स डब्लू का हस्बैंड है, उसको मारने की कॉन्स्पिरेसी की। अब इस चीज़ के लिए क्या किया, डब्लू और बी ने हायर किया सी को मर्डर करने के लिए एक्स का। सी जो था वो रेड हैंडेड पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया गया एट द टाइम ऑफ, जब वो मर्डर करने गया एक्स का, तो उसे पकड़ लिया गया। अब केस हुआ, डब्लू को, बी को और सी को मर्डर और कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर के लिए ट्रायल किया गया, चार्ज किया गया। अब जो एविडेंस में आई थी वो दो चीज़ें आई थी, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये ट्विस्टेड है, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से पार्टली कोर्ट ने रिलेवेंट माना था, पार्टली नहीं। तो दो चीज़ें क्या आई थी, सबसे पहले लेटर्स आए थे जो डब्लू और बी के बीच में एक्सचेंज हुए थे, जो आपस में डीप लव बता रहे थे एक दूसरे के अगेंस्ट में, बहुत गहरा प्यार एक दूसरे के प्रति वो लेटर्स शो कर रहे थे। साथ में उस लेटर्स में मनी टर्म यूज़ किया गया था और मीन्स यूज़ किए गए थे, तो जो इंडिकेट कर रहे हैं किसके रिलेशन में, मर्डर के रिलेशन में ही इंडिकेट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये हुई थी, जो सी जो था उसने मजिस्ट्रेट के सामने, सी ने मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दिए, सी प्लस डब्लू, सी ने तो स्टेटमेंट दे दिए कि उन्हें डब्लू और बी ने हायर किया, और डब्लू ने मजिस्ट्रेट के सामने ये भी स्टेटमेंट दिया कि जब वो अरेस्ट हुई, मान लीजिए डब्लू ने, इसको फ्रेशली वापस देखिए कि डब्लू ने, दो चीज़ें आप वापस समझिए इसमें, आप फैक्ट तो समझ में आ गए ना आपको, कि डब्लू और सी, बी ने मिलके एक्स का मर्डर करने की प्लानिंग की, जिसके लिए उन्होंने सी को हायर किया। अब वो रेड हैंडेड सी जो है वो अरेस्ट हो गया। अब यहाँ देखिए दो चीज़ें थी, एक पहला, जो लेटर्स बीच में, इनके बीच में एक्सचेंज हुए थे, वो डीप लव शो कर रहे थे। दूसरी चीज़, जो डब्लू था उसने मजिस्ट्रेट के सामने ये बोल दिया कि कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगने से पहले और बी के अरेस्ट होने से पहले डब्लू ने स्टेटमेंट दे दिया मजिस्ट्रेट के सामने कि उसने मान लिया कि हाँ हमने कॉन्स्पायर किया था। तो अब यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि क्या ये क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि क्या ये दोनों चीज़ें रिलेवेंट होगी, लेटर्स और जो स्टेटमेंट, सेक्शन 10 के अंदर। ध्यान रखना, मैं सिर्फ सेक्शन 10 के अंदर रिलेवेंसी की बात कर रहा हूँ, ना कि दूसरे सेक्शन के अंदर। क्या सेक्शन 10 के अंदर लेटर्स रिलेवेंट होंगे जो उनके बीच में एक्सचेंज हुए थे? दूसरा, क्या दूसरी जो डब्लू का स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होगा? यहाँ पे क्वेश्चन ये पुटअप हुआ था। तो कोर्ट ने क्या कहा था, कोर्ट ने कहा था जो लेटर्स जो एक्सचेंज हुए ना, वो रिलेवेंट होंगे सेक्शन 10 के अंदर, क्योंकि जब कॉन्स्पिरेसी हुई थी या कॉन्स्पिरेसी जब चल रही थी, तो ये ऑब्जेक्ट को अटेन करने के लिए ही बीच में ये लेटर्स एक्सचेंज किए गए थे, क्योंकि उसके अंदर यूज़ किया गया था वर्ड मनी और मीन्स, और एग्रीमेंट होने के बाद ये लेटर्स एक्सचेंज हुए, तो वो सेक्शन 10 के अंदर रिलेवेंट मान लिए गए थे, क्योंकि वो जो भी ऑब्जेक्ट था उसे अटेन करने के पर्पज से किया गया था। और दूसरा ये बोला था कि जो मजिस्ट्रेट के सामने जो स्टेटमेंट दिए है ना, वो सेक्शन 10 में रिलेवेंट नहीं है,
क्यों नहीं है ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो था वो ऑलरेडी अटेन कर लिया गया था। स्टेटमेंट जो थे वो ऑब्जेक्ट अटेन करने के बाद किए गए थे। जैसे मान लीजिए मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट कब हुए, वो रेड हैंडेड जब पकड़ा गया सी तभी स्टेटमेंट हुए थे, उसके बाद में डब्लू का स्टेटमेंट हुए थे। यानी ऑब्जेक्ट अटेन करने की कोशिश कर ली गई थी, एक अटेम्प्ट दे दिया गया था। इसीलिए सेक्शन 10 के अंदर वो जो स्टेटमेंट डब्लू ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए थे वो रिलेवेंट नहीं होंगे। सिर्फ सेक्शन 10 के अंदर जो लेटर्स हुए थे एक्सचेंज एक दूसरे के बीच में वो ही रिलेवेंट होंगे। अब दूसरा जो केस है हमारा वो है बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सिंपल और स्वीट केस है। ये ए और बी जो है वो प्रोसिक्यूट किए गए थे किसके लिए, कि पुलिस ऑफिसर को ब्राइब देने के लिए। अब यहाँ क्या हुआ था, ए पुलिस स्टेशन में गया, उसने जाके पुलिस ऑफिसर के सामने एक पैकेट रखा और बोला कि बी ने आपके लिए भिजवाया है ताकि आप केस को जो है रफा दफा कर सको, डिस्क्लोज कर सको, बिना एविडेंस यहीं थाने में ही ख़त्म कर सको। उसने ये बोला था। तो यहाँ पे इशू ये हुआ था कि जो मनी जो उसने ऑफर की ना पुलिस ऑफिसर को, और साथ में जो स्टेटमेंट बोला ऑफर करते वक्त के ए ने आपके लिए भिजवाए हैं खर्चा पानी एज एन एक्सपेंस के आप अपना चला सके और केस को रफा दफा कर सके, तो क्या वो ए का बी का स्टेटमेंट ए के प्रति जो ब्राइब देने के साथ किया गया था क्या वो रिलेवेंट होगा सेक्शन 10 के अंदर? तो कोर्ट ने बोला था वो रिलेवेंट होगा सिंपल सेक्शन 10 के अंदर, क्योंकि वो दोनों के बीच में एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी शो कर रही थी केस को ख़त्म करने के लिए। साथ ही वो दोनों एक दूसरे के एजेंट डीम्ड किए गए थे सेक्शन 10 में। और मज़े की बात यह है कि ऑब्जेक्ट अटेंड नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्ट अटेंड होने से पहले ये स्टेटमेंट किए गए। आपको डिफरेंस समझना है, जो ऊपर हमने केस देखा मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर और बद्री राय में, यहाँ पे जो स्टेटमेंट थे वो ऑब्जेक्ट अटेंड करने के पहले बोले गए थे, ऑब्जेक्ट अटेंड करने के लिए बोले गए थे। और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट थे मिर्ज़ा अकबर में, वो ऑब्जेक्ट अटेंड करने के बाद बोले गए थे। तो ये था फ्रेंड सेक्शन 10। सेक्शन 10 को स्वीट शॉर्ट आप फिर से एक बार समझ लीजिए एक नट शेल के अंदर, कि आप सेक्शन 10 के अंदर दो चीज़ें आप कर सकते हैं। पहला, कॉन्स्पिरेसी का एग्जिस्टेंस प्रूव करने के लिए फैक्ट्स रिलेवेंट होते हैं। दूसरा, क्या कोई पर्सन उसका मेंबर था या नहीं था, इसके लिए होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑब्जेक्ट अटेन होने से पहले ही जो भी आपने बोला है वर्ड्स एक्ट और जो भी आपने रिटर्न किया है, बोला गया है ओरल, चाहे कुछ भी बोला हो, वो ऑब्जेक्ट अटेन करने से पहले ही रिलेवेंट होंगे, ऑब्जेक्ट अटेन करने के बाद रिलेवेंट नहीं होंगे। ठीक है। और 4 एसेंशियल कंडीशन थी इसकी जो ध्यान रखना आप, पहला का प्राइमा फेसा एविडेंस होना चाहिए। दूसरा, जो भी एक्ट वगैरह बोले गए जिस दिन आपने कंसेंट दी है, एग्रीमेंट फ्रेम किया गया उस दिन के बाद से ही वो रिलेवेंट होगा। तीसरा, पॉजिटिव असर्शन ही आप शो कर सकते हो, नेगेटिव असर्शन नहीं दे सकते कि कोई पर्सन इसका मेंबर नहीं था, ये सेक्शन 10 के अंदर एविडेंस नहीं दे सकते। और 4, कोई भी कॉन्स्पिरेटर की अगर एब्सेंस में भी कोई काम किया गया है तो वो भी उसके अगेंस्ट में प्रूव किया जा सकता है सेक्शन 10 के अंदर। तो ये थे फ्रेंड्स दो इंपॉर्टेंट केस लॉस भी, मिर्ज़ा अकबर वर्सेस एम्परर, बद्री राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये था फ्रेंड्स सेक्शन 10। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। और जो भी लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।